हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियोज़ में हमने राज्य की परिभाषा से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन 163 प्रश्नों को हमने किया था। तो आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनको आज हम इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेंथम का। जेरेमी बेंथम ने यह कहा है। बेंथम उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है और ये कथन भी याद रखना है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं पूछा गया है आपसे, तो ध्यान रखिए। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी हुई है जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का आधार है। तो राज्य की सदस्यता का आधार ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो ये कथन डायसी ने कहा है। डायसी ने राज्य के संसाधनों से युक्त लोगों का एक ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। तो डायसी जो है वो राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का संगठन मानते हैं और जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं है वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है? तो यह कथन है आपका अरस्तु का। अरस्तु ने कहा है कि राज्य सिर्फ समुदाय नहीं है वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास या फिर धर्म का बढ़ता प्रभाव? तो इनमें से कौन सा आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी तत्व है? तो यह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्रहित की भावना के आगे व्यक्तिगत व सामूहिक हितों का त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव एवं समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकसित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उद्विकास की प्रक्रिया में समाज के विभिन्न अंग जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे उनके विभिन्न अंगों के बीच श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी बढ़ते जाते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्हें कुछ स्टेजेस में बांटा है और ये 3 चरण में उन्होंने इसको बांटा है। उनके अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से होकर गुजरा है, आदिम यानी प्रिमिटिव, जंगली यानी सेवेज और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल। तो आपको याद रखना है आधुनिक समाज को हर्बर्ट स्पेंसर ने 3 चरणों में बांटा है, आदिम, जंगली और औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर 7 है,
यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो ये कहा है वेबर ने। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। वेबर के अनुसार राजनीति एवं समाजशास्त्र में हिंसा पर राज्य का एकाधिकार है। अवधारणा है कि राज्य को अकेले शारीरिक बल के उपयोग करने का अधिकार है, वर्तमान में आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष है। तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि हिंसा करने का राज्य को एकमात्र एकाधिकार प्राप्त है, जो कि वैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो राज्य एक कृत्रिम संस्था है, तो ये यहाँ पर गलत है। राज्य एक स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, ये यहाँ पर एक सही स्टेटमेंट है। राज्य स्वाभाविक तथा आवश्यक संस्था है। परिवार, समाज एवं राज्य जैसी संस्थाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह किसका कथन है? तो यह कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। एक बार स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यानी कि शक्ति एक आवश्यक तत्व है राज्य के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर भी शक्ति का उपयोग करना राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों को सही ऐतिहासिक क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। हॉब्स 1588 में, लॉक 1632, मॉन्टेस्क्यू 1689 और रूसो 1712। तो आप लोगों को ये ईयर याद रखने हैं क्योंकि क्रम में लगाने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली है? तो ये हॉब्स ने ली है। थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने सभी तत्वों के आधार पर व्याख्यायित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीले जी का। सीले ने यह कहा है, इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन होता है और इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले पुनः कहते हैं, राजनीति उच्च श्रृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता है तथा इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता है। तो राजनीति और इतिहास के मध्य अंतर संबंध को सीले दिखाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो ये कहा है सीले ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से रिपीटेड है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। तो ऐसा किसने कहा है? सीले ने ही कहा है। यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत इनमें से हेनरी मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था और इनकी पुस्तक का नाम है एंशिएंट लॉ, जो कि 1861 में प्रकाशित होती है। में इन्होंने माना कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा से हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्य के सामाजिक संबंध स्थिति या स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे।
इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंधी था, जो राज्य के विकास में अन्य प्रमुख सहायक तत्व है। बेजहॉट राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। वे विभिन्न समाजों के विकास में संघर्ष व नव प्रवर्तन को जरूरी मानते हैं। बेजहॉट ने चर्चा की प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन को समाज की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक माना है। यानी कि बेजहॉट चर्चा को समाज की प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में इनमें से क्या सही है? तो यह सारे ही कथन सही है। लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। ऑप्शन बी है, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। लॉक का समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का एक दार्शनिक विचार है। लॉक का मत है कि लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाने का समझौता किया था तथा इस प्रक्रिया में वे अपने किसी अधिकार का समर्पण नहीं करते हैं। रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था के लोग अपनी यथार्थ इच्छा यानी कि स्वार्थ इच्छा द्वारा समझौता करते हैं और वे जंजीरों में जकड़ते चले जाते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता समाज व राज्य के बीच होता है, जिसके अंतर्गत राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की रचना की बात की, जो अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वह सर्वहित में कार्य करता है तथा जिसके विरुद्ध लोगों को उसके कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं होता है। लोक का संप्रभु मर्यादित, सीमित और संवैधानिक होता है, जबकि रूसो का असीमित, अविभाज्य तथा अमर्यादित संप्रभु होता है। हॉब्स कानूनी, लॉक राजनीतिक एवं रूसो लौकिक संप्रभुता की चर्चा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हॉब्स कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं, लॉक राजनीतिक संप्रभुता की और रूसो लौकिक संप्रभुता की चर्चा करते हैं। वस्तुतः रूसो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लॉक की भांति आरंभ करता है, परंतु इसका अंत हॉब्स के लेवियाथन ने, जिसका सिर कटा हुआ है, पर समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17, यानी दोनों का ही प्रभाव रूसो पर पड़ता है। सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, उनमें कौन सा विचारक कदाचित महानतम है? तो इनमें से कौन से दार्शनिक के लिए वो ऐसा कह रहे हैं? तो ये है हॉब्स। सेवाइन का यह कथन है हॉब्स के बारे में था। सेवाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया था। तो सेवाइन ने यह कहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, उनमें हॉब्स सर्वोत्तम, उन्होंने महानतम उसको दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। हॉब्स बुद्धिवादी हैं। इनका मानना है कि मृत्यु के भय एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और कहा, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। परिणाम स्वरूप जन समुदाय आपस में संयुक्त होकर कॉमनवेल्थ या लैटिन में सिविटास का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया। हॉब्स के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है डी सिवे, डी कॉर्पोरे, लेवियाथन और एलिमेंट्स ऑफ लॉ। तो ये पुस्तकें याद रखनी है, डी साइव, डी कॉर्पोरे, लेवियाथन और एलिमेंट्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 19,
हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक राज्य किसका युग था? तो निरंतर संघर्ष का युग था। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति युद्ध की स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किस से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो लॉक के विचारों को किससे प्रेरणा प्राप्त हुई थी? 1688 के स्वर्णिम क्रांति या गौरवमयी क्रांति से? 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ है टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। लोग अपने विचारों के लिए द लॉज ऑफ इसिलैस्टिकल पॉलिटी के लेखक रिचर्ड हुकर के ऋणी थे। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है हॉबहाउस ने। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो ये कहा है हॉबहाउस ने। रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक बताते हुए एल.टी. हॉबहाउस ने टिप्पणी की है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है, और जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है। अर्थात यह या तो सामान्य है या इच्छा, यह दोनों नहीं हो सकती है। वाहन ने भी रूसो पर अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसो ने अपनी समष्टिवादी विचारधारा व्यक्ति को शून्य बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है सामाजिक समझौते सिद्धांत का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन कौन हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौते का फल है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति सम्मिलित है। हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को वरीयता दी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समझौते सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इनमें से कौन से सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? तो इनमें से कौन संबंधित है सामाजिक समझौते सिद्धांत से? तो लॉक होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो इनमें से किसने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं की है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, राइट। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प बी सही उत्तर है, क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। किस किस ने की है? मार्क्स, वाहन और ग्रीन ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीकृत संस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सामाजिक सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत
व्यक्तिवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं? तो हॉब्स मानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते हैं, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम है, और आत्मरक्षा के नियम उन्होंने कुछ बताए हैं, जैसे कि मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करे, मनुष्य दूसरे मनुष्यों से किए गए समझौतों का पालन करे, मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहे, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। तो किस स्थिति में हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर है आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के अधिकार को हॉब्स ने अत्यधिक वरीयता दी है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये किसने कहा है? हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध की स्थिति थी, जो कि हर व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 33, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उसकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से असुविधा सुविधा में बदल जाए। इस समझौता का उद्देश्य जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 34, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में यह कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत इनमें से कौन सा कार्य करने का प्रयत्न करता है? राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया है कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों के पालन के लिए बाध्य है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हॉब्स ने संयुक्त किया था। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को आधार बनाकर लेवियाथन को संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हुए निरंकुश बना दिया है।
क्वेश्चन नंबर 38, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई। ऑप्शन बी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई। ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। ऑप्शन डी, राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षा के लिए हुई थी। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक शोषणकारी संस्था है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसलिए मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो यह है ऐतिहासिक सिद्धांत। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियों, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। बर्गेस के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो यह है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत जो कि राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम मानता है। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत ही सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण हैं स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति एवं नागरिकता। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैवीय संस्था मानता है, न ही बल प्रयोग द्वारा स्थापित और न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित ही मानता है। यह केवल राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है सीमित राजतंत्र की अवधारणा का। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है, उससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। तो वे जो लॉक है वो उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिनके रहने पर अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जैसे कि प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य उपभोग करता था उसके पास ही ये रहते हैं, अतः वह निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 46, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग किया है। लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता का पट्टा न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना।
यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों को विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? तो मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? दैवीय सिद्धांत। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा करने के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को यानी दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। राज्य का दैवीय सिद्धांत भी, समझौता सिद्धांत भी और विकासवादी सिद्धांत भी। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत जैसे कि रक्त संबंध, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत आए। रक्त संबंध संगठन का मूल आधार है। यह परिवार एवं राज्य के विकास का मूल कारक रहा है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य को मानवकृत संस्था बतलाकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इस प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक संविदा का लेखक था। तो सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है इनमें से? तो रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना वर्ष 1762 में तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। इस पुस्तक का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। इस पुस्तक में तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। 1762 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है, आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होती है, ये भी याद रखना है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस पुस्तक की शुरुआत ही मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है शब्दों से हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों को प्रेरणा का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 51, रूसो इस देश के रहने वाले थे। तो रूसो किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये रूसो ने दी थी। रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर यानी नोबल सेवस था। क्वेश्चन नंबर 53, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि तो रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है और जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। यह एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है और अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि रूसो की सामान्य इच्छा सबकी इच्छा है? ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है। तो सामान्य इच्छा राज्य में कानून का स्रोत है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यह सदैव जनहित में होती है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और यह सदैव सही होती है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत था। क्वेश्चन नंबर 55, सामान्य इच्छा का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया। रूसो ने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा में व्यक्त किया। वस्तुतः यह दोनों एक ही हैं। विशेष अर्थों में यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। तो यथार्थ इच्छा क्या है? जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ होगा।
आदर्श शिक्षा में मानव स्वयं के हित की अपेक्षा मानव हित को प्रधानता देता है। सामान्य इच्छा ही वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र में एकता रखती है, जो विवेक तथा लोक कल्याण पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? तो इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का तात्पर्य है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया है। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौटना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाना चाहिए। तो रूसो ने ही प्रकृति की ओर लौटो का भी नारा दिया है, तो आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये रूसो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसने कहा है कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो ये भी रूसो ने ही कहा है। इसी स्टेटमेंट को बदल कर थोड़ा सा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो रूसो ने ही ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रिपीटेड है दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। तो ऐसा किसने लिखा है कि वह और भय जुड़वा संतान है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसी को अगर पूछा जाए तो ये कहा है थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। क्वेश्चन नंबर 62, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांट। कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हो। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। क्वेश्चन नंबर 63, किसने सामाजिक संवेदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ये आलोचना की है सामाजिक संवेदा सिद्धांत की सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत के आलोचक थे। उन्होंने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? रक्त संबंध में, धर्म में, युद्ध में और राजनीतिक चेतना में। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा ही की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियां तथा राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक मैकाइवर हैं। राज्य के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है जेलिनिक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई चौदहवां, जेम्स प्रथम तथा सेंट एम्ब्रोज। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। तो गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक चेतना को अत्यधिक महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? तो राज्य के विकास में रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, ये सभी सहायक रही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66,
राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जेम्स प्रथम ने। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत, मनुस्मृति सभी में इसका उल्लेख है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। जेलेनिक दैवीय अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवीय है। ये कथन बोले हैं जेलेनिक ने। मध्य युग के आरंभ में यह धारणा थी कि सम्राट तथा चर्च के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके समर्थक सेंट ऑगस्टाइन तथा संत अम्ब्रोज थे, किंतु बाद में 9वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य व चर्च के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। रॉबर्ट फिल्मर ने क्या कहा है? रॉबर्ट फिल्मर ने कहा है कि राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। तो ये कहा है रॉबर्ट फिल्मर ने कि राज्य का मुखिया राजा है। लुई 14वां कहता है मैं राज्य हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 69, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवेचन किया है। तो कौन से अध्याय में किया गया है? 7वें अध्याय में। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 70, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैवीय सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत में कितने देवता हैं? तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कौटिल्य ने दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है, बल्कि वो राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वहीं मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित माना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 के लिए कोई भी राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो 8 देवताओं की शक्ति होती है। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। इनमें सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म का सिद्धांत मनु ने दिया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो राजधर्म का सिद्धांत मनु के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है। तो राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों दैवीय सिद्धांत मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानवीय कृति नहीं बल्कि ईश्वरीय सृष्टि मानता है। जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध वाक्य था, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं।
यह सिद्धांत यह मानता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसी के प्रति उत्तरदायी है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानव चेतना का परिणाम और नैतिक उद्देश्यों के लिए उसकी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है। गिलक्राइस्ट का क्या कथन है? राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम हैं और वे ऐसी क्रांतियां भी हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझने के कारण उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 75 है। नीचे आपके सामने दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन दिया गया है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। और कारण दिया गया है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 76, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। इस सिद्धांत की धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति मिलती है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी तथा विश्व के सभी धर्म के लोग इस मत को मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता का मूल दैवीय वरदान है। इस प्रकार की धार्मिक मान्यता ने राजा के पद को पवित्र बना दिया है, जो इस प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया है। तो दैवीय सिद्धांत ये मानता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह सर्वशक्ति संपन्न है और अपने जाने या अनजाने में किए गए सभी कृत्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। ऐसा माना जाता है कि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। जेम्स प्रथम ने इसे और स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। इसके विकास में अनेक कारकों जैसे रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना आदि ने योगदान दिया है। परंतु राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना सबसे मुख्य तत्व है। इसी प्रकार ब्लंट्सली ने कहा है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य निर्माण का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 78, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है बिनिंग एंड बिनिंग ने। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में यह विचार बिनिंग एंड बिनिंग के हैं। इनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी के नागरिक चरित्र उत्पन्न करना ही नागरिक शास्त्र का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं सदी में इंग्लैंड के हॉब्स व लॉक तथा 18वीं सदी में फ्रांस के रूसो के विचारों में हुई। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। लीकोक क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए हैं। तो ये लीकोक ने कहा है। रिचर्ड हुकर ने क्या कहा है? मनुष्य की आदिम अवस्था अशांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापना की गई। हुगो ग्रोसियस के अनुसार राज्य एक समझौते का फल है।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 81, सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? तो हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंध रखता है? तो राज्य के मूल से, यानी राज्य की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 84, हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक मत है राज्य समझौते का परिणाम है इस विचार पर। क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्याख्यायित करता है। इसका उद्देश्य समझौते के स्वरूप, सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मेन से जुड़ा हुआ है। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मेन से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का बृहत रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मेन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। इस सिद्धांत के कुछ आधारभूत तथ्य निम्नलिखित हैं। पितृसत्तात्मक परिवार का आधार स्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज थे। परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे। यह प्रधान मृत्यु के समय अपने सभी अधिकार अपने उत्तराधिकारी को देता है। क्वेश्चन नंबर 87, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के हेनरी मेन प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोगों को मैचिंग दिया गया है, तो मैच करना है। तो इसमें आप लोगों को मैच करना है, तो मैच करिए। हॉब्स से कौन क्या जुड़ा हुआ है, रॉबर्ट फिल्मर से क्या जुड़ा हुआ है, रूसो से क्या जुड़ा हुआ है और जॉन लॉक से क्या जुड़ा हुआ है। तो हॉब्स से लेवियाथन जुड़ा हुआ है, जॉन लॉक से सिविल सरकार पर ट्रीटीज जुड़ी हुई है, रूसो से इमाइल जुड़ी हुई है जो कि शिक्षा पर एक पुस्तक है, रॉबर्ट फिल्मर से पितृसत्तात्मक जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो ये यूनानी नगरों का वर्णन करता है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी था। ऐसा यूनानी नगरों के विषय में रोमन शासकों द्वारा कहा गया था। तो आज हमने राज्य की उत्पत्ति से जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांतों से जुड़े हुए MCQ को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संप्रभुता से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।